देखिए ये बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मतलब होता है, देखिए यानी -1.6×10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जबकि प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6×10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6×10⁻19 कूलाम होता है, और प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6×10⁻19 कूलाम है। जबकि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, यानी उदासीन होता है, अर्थात शून्य होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान जो होता है यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 9.1×10⁻31 किलोग्राम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1×10⁻31 किलोग्राम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान देखा जाए तो 1.67×10⁻⁻27 कीजिएगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी 1.665×10 यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 65×10⁻⁻27 केजी, ठीक है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश इक्वल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश इक्वल है, इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है। जबकि ये लगभग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इक्वल होता है, देख रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 होता है। कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9×10⁻⁻31 किलोग्राम में होता है। किसी को समस्या है? यानी कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना देखा जाता है ना। विद्युत आवेश का मात्रक होता है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है जैसे कूलाम, माने आवेश बराबर होता है, जैसे आपने पढ़ा है I = Q/T, यानी I = Q/T। तो आवेश Q = I × T है कि नहीं? आवेश Q = I × T। अब यहाँ पर मात्रक देखा जाए तो या तो कूलाम लिखते हैं या एम्पियर और सेकेंड लिखते हैं, ठीक है, या एम्पियर सेकेंड लिखते हैं। तो आवेश की मात्रा एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आवेश की मात्रा कूलाम या एम्पियर सेकेंड भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई परमाणु धनावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और यदि कोई परमाणु ऋणावेशित है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, उदासीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, जबकि धनावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, प्रोटॉनों की संख्या सामान्य अवस्था से अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन जहाँ माने अगर जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हो जाए, जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हो जाए वह परमाणु उदासीन होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, अभी आपने प्रोटॉन को पढ़ा था कि एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, यानी एक प्रोटॉन पर आवेश यानी Q = यानी +1.6×10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन पर आवेश इतना होता है। अगला प्रश्न दिया है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है यानी विकल्प दिया है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, आयनों द्वारा और न्यूट्रॉनों द्वारा। तो नहीं, किसी भी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, क्योंकि
धनात्मक होती है। यानी ये देखिए मैग्नीशियम डबल प्लस, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, लिथियम सिंगल प्लस, बेरिलियम डबल प्लस, बोरान ये सॉरी हाँ बेरिलियम डबल प्लस, बोरान ट्रिपल प्लस, यानी कैल्शियम डबल प्लस, पोटेशियम प्लस, जिंक डबल प्लस, ये सब जो देख रहे हैं ये सभी धातुएं होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से दृढ़तापूर्वक नहीं जकड़े होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक नहीं जकड़े होते हैं। इन पर नाभिकीय बल कम लगने के चलते इनके इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी सी एनर्जी देने में थोड़ी सी ऊर्जा इनको दिया जाए, बाहरी ऊर्जा, तो ये अपनी कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ा सा यदि बाह्य ऊर्जा दिया जाए तो ये अपनी कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे आपको देखा जाए इस कंडीशन में, जैसे हम सोडियम को देखते हैं, सोडियम को बना रहे हैं, सोडियम 11 और 23 होता है। ये पहली कक्षा में देखिए ये 11 प्रोटॉन है और 23 में से 11 घटाइए तो 12 न्यूट्रॉन हुआ। ठीक है, तो ये 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरी कक्षा में शेष बचे 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है, इसलिए अपनी कक्षा छोड़कर चला जाता है। यानी कक्षा छोड़ने के चलते इन इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और किसी भी चालक में, यानी किसी भी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसी भी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो दिक्कत है। जबकि अर्धचालकों में, अर्धचालक माने जर्मेनियम सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों में आवेशवाहक का कार्य जो होता है इलेक्ट्रॉन और कोटर करता है। अर्धचालकों में आवेशवाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन और कोटर होता है। ठीक है, जो कोटर एक प्रकार का धनायन होता है। और कई समस्या हाँ नहीं रिक्त स्थान होता है, रिक्त टोटल बताया जाएगा आगे। विद्युत धारा के SI मात्रक। अब विद्युत धारा के SI मात्रक जैसे धारा I बराबर Q/T होता है। तो इस देखिए धारा का ये मात्रक कूलम प्रति सेकंड होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड होता है, या SI मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, तो SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला पूछा है, जैसे मान लेके पूछ देगा कि धारा का परिमाण का मात्रक, तो धारा के परिमाण का मात्रक भी एम्पियर ही होगा। ठीक है, या धारा के SI मात्रक या परिमाण मात्रक पूछता है तो आप एम्पियर ही देंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर सेकंड किसका? तो देखिए एम्पियर I से और सेकंड T से, माने सेकंड का T होता है। तो यानी आपने पढ़ा होगा चूंकि I बराबर Q/T। ठीक है, तो यहाँ पर Q बराबर I इंटू T। अब यहाँ I क्या है? देखिए I एम्पियर है और T समय है, यानी समय का।
यानी समय I को धारा से दर्शाते हैं और समय को T से, लेकिन यहाँ पर आवेश को Q से दर्शाते हैं। तो अब बोला है कि यहाँ पर धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड। तो बोला है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक है। ठीक है, एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक है। आगे बोला है कि 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है, जैसे 1 माइक्रो एम्पियर दिया है, 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, म्यू से दर्शाते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान होता है, ठीक है। तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रा, तो माइक्रो माने होता है 10 के पावर माइनस 6, 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर हो जाएगा। अगर 1 एंगस्ट्रॉम की बात आती है, 1 एंगस्ट्रॉम एम्पियर, तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 1 गुणे 10 के पावर 10 एम्पियर हो जाएगा। अगर एंगस्ट्रॉम देगा तो 1 एंगस्ट्रॉम एम्पियर माने, एंगस्ट्रॉम माने होता है 10 के पावर माइनस 10 एम्पियर, माइक्रोन में होता है यानी 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर, ठीक है। अगर पीको दे दिया, जैसे पीको, तो 10 के पावर माइनस 12 एम्पियर, जैसे पीको एम्पियर दे दिया। अगर आपको पीको एम्पियर दे दिया 1 पीको एम्पियर, तो 1 पीको एम्पियर का मतलब 10 के पावर माइनस 12 एम्पियर होता है। एनी प्रॉब्लम? यानी आप जैसे सवाल देगा। अगला सवाल दिया है एक विद्युत चालक में, ठीक है। अगला सवाल है कि एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर का विद्युत धारा बह रही है, ठीक है। इससे प्रति सेकंड माने 1 सेकंड, इससे प्रति सेकंड माने 1 सेकंड। फिर सुन लीजिए, सवाल बोला है कि एक चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है। तो 1 एम्पियर माने आई से दर्शाते हैं, आई बराबर 1 एम्पियर और टी बराबर 1 सेकंड, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इसमें यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कहा है कि प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। तो इस कंडीशन में आपका n पूछा है, ठीक है। तो चूंकि आप जानते हैं कि I बराबर NE बाई T होता है, I बराबर NE बाई T होता है। अब आप यहाँ से निकालेंगे n बराबर I T बाई में E, n बराबर यहाँ से n बराबर I T अपन में E है। तो I T के मतलब होता है कि 1 और T माने 1 बटा में इसका माने 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुलाम होता है, ठीक है। मात्रक नहीं लिखेंगे, संख्या निकालना है। तो ये कंडीशन आती है कि दशमलव हटेगा, ऊपर 0 बढ़ेगा, 1 में 1 से गुणा 1 होगा और ऊपर दशमलव हटेगा, बटा में 16 गुणे 10 के पावर माइनस 19, तो माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दशमलव और 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 100 बटा में 16 गुणे 10 के पावर 18 हो जाएगा। इसमें से 1 0 निकाल देंगे, यानी 100 बटा में 16 गुणे 10 के पावर 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो 16 छक्के 96, यानी फिर बचा हमारे पास 4, तो 16 दूनी का 32, बचा 8, 16 पाँचे 80 गुणे, यानी 16 पाँचे 80 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर किसी परिपथ में 1 एम्पियर प्रति सेकंड धारा प्रवाहित हो रहे हैं, यदि किसी परिपथ में प्रति सेकंड 1 एम्पियर, ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि किसी परिपथ में या किसी चालक में प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उस चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई दिक्कत? आपको निकालने के लिए सूत्र है I बराबर NE बाई T, जहाँ N संख्या है यानी E, हाँ इसको आप Q बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर NE। तो आप यहाँ से ऐसे दर्शा सकते हैं I बराबर Q बाई T, यानी आवेश बटा में समय। तो आवेश प्रवाह के दर को धारा कहते हैं।
या आप क्यू की जगह पे एनी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? करा कि एक तार में प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्रवाहित हो रहा है। एक तार में प्रति सेकंड, एक तार में प्रति सेकंड t बराबर 1 सेकंड, ठीक है। एक तार में प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन मैंने n बराबर 10 दे दिया है। एक तार में प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन यानी प्रवाहित हो रहे हैं, तो तार में धारा का मान बताइए। एक तार में प्रति सेकंड मैंने t बराबर 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, तो उस तार में धारा का मान बताइए। तो आप यहाँ n दे दिया है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, तो धारा बराबर होता है यानी NE में t। अब n जो हमारा है यहाँ पर 10 है, e के मतलब 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 बाई में t। अब यहाँ से हो जाएगा यानी 16 गुणे 10 के पावर माइनस 19 एम्पियर, यानी यही आपका आंसर रहा, ठीक है। यदि कहा है, सवाल बोला है कि किसी चालक में प्रति सेकेंड 10 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, किसी चालक में प्रति सेकेंड 10 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, तो उस चालक में धारा का मान बताइए। तो आपने प्रति सेकेंड मैंने 1 सेकेंड लिया, n बराबर 10, आई पूछा है तो NE बाई t लिख सकते हैं। अब कंडीशन के अनुसार 10 e का मान रख दीजिए और बाई t मैंने 1। अब यहाँ पर आपका आ गया, दशमलव हटाएंगे तो ये 10 खत्म हो जाएगा, यानी 16 गुणे 10 के पावर माइनस 19 एम्पियर। समस्या है? प्रति सेकंड, जहां भी प्रति सेकंड कहेगा तो 1 सेकंड लेंगे, प्रति मिनट कहेगा तो 1 मिनट, प्रति घंटा कहता है तो 1 घंटा, ठीक है। यानी अब ध्यान दीजिए, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यानी हम किसी भी सवाल को हल करते समय को, धारा का मान निकालने के लिए समय को सेकंड में बदलते हैं, ठीक है। धारा को मान निकालने के लिए समय को सेकंड में बदलते हैं। MKS पद्धति या CGS पद्धति या FPS पद्धति, माने सभी पद्धतियों में धारा समय का मान सेकंड लिया जाता है, ठीक है। समय में सेकंड ही लिया जाता है। आइए अगला सवाल देखिए। विभवांतर मापन हेतु यानी विभवांतर को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो विभवांतर को मापने के लिए यानी वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी परिपथ के, जैसे ये परिपथ है, इस परिपथ का विभवांतर मापना चाहते हैं तो हम इस वोल्टामीटर को यहाँ जोड़ देते हैं, तो यहाँ से यहाँ इसका विभवांतर बताएगा। ये वोल्टामीटर है, ये जो है आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये वोल्टामीटर इस परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर बताएगा। अगर बैटरी है तो बैटरी के सेल के सिरों के बीच अगर हम जोड़ देंगे, किसी बैटरी का विद्युतवाहक बल निकालना है, किसी बैटरी का विद्युतवाहक बल या विभवांतर निकालना होता है, तो एक सिरा धन प्लेट से दूसरा सिरा ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं। यानी किसी भी परिपथ का विभवांतर निकालने के लिए वोल्टामीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, वोल्टामीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, कोई दिक्कत? जबकि धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर यानी अमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। और अमीटर जो है यानी किसी भी परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है, यानी किसी भी परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है, ये अमीटर है, ठीक है। धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। जिस परिपथ में धारा निकालना होता है उसे अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ऐसे ये घरों में मेंस तार में जुड़ा होता है, सबसे पहले जो जहाँ से पोल से तार धारा आती है वहाँ पे अमीटर जोड़ दी जाती है।
पहले मेंस तार में गर्म तार बोलते हैं या मेंस तार बोलते हैं, और स्पेशल गर्म तार या मेंस तार लाल कलर के बनाए जाते हैं। पेपर में पूछ सकता है कि गर्म तार किस कलर के होते हैं, तो गर्म तार लाल कलर के होते हैं, ठीक है। जबकि न्यूट्रल बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, उन्हें काला रंग से या हरा रंग से या नीला रंग से बनाया जाता है। लेकिन फ्यूज जो मेंस तार होते हैं उन्हें स्पेशल लाल रंग के बनाए जाते हैं, और उस फ्यूज तार में मेंस तार में फ्यूज जोड़ा जाता है। और फ्यूज जो होता है यानी कापर सीसा और टीन से मिलकर बना होता है। जो हमारा फ्यूज तार होता है, फ्यूज तार यानी कापर सीसा टीन से मिलकर बनता है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पर ये जल जाता है, यानी इसका गलनांक बहुत कम होता है, लेकिन तार पतला है इसलिए प्रतिरोध अधिक होता है। यानी फ्यूज तार का गलनांक जो होता है, गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है। गलनांक कम होता है लेकिन प्रतिरोध ज्यादा होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, यानी सबसे अधिक होता है। यानी फ्यूज तार का गलनांक जो है निम्न होते हैं या कम होते हैं, जबकि प्रतिरोध उच्च होते हैं। यानी पेपर में उठाता है कि फ्यूज तार होता है यानी कैसा होता है, तो देगा उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक। यानी आपको इस सारे विकल्पों को देखते हुए आपको ध्यान देना है कि निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध मारना है ना। यानी फ्यूज तार जो होता है यानी निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। दिक्कत यानी उच्च प्रतिरोध तार पतला होने के चलते प्रतिरोध अधिक होता है, और जहाँ टेम्परेचर हाई होता है तुरंत गल जाता है, यानी कम ही ताप पे ये गल जाता है, इसलिए इसका निम्न गलनांक होता है। हो गया। अब अगला सवाल है, यानी निम्न परिपथ में ए और बी के बीच विभवांतर होगा। यानी बोला है एक ऐसी बैटरी बनाई है, यानी ए यहाँ है और बी यहाँ है, ऐसे यानी ये आपका 1 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, ठीक है। यह 1 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 वोल्ट की बैटरी है। अब इसका देखिए, इसका इस प्लेट इधर देखिए ऋण सिरा है और ये धन सिरा है, इसका ऋण इसका धन। इसका विद्युतवाहक बल देखिए, किसी भी बैटरी का विद्युतवाहक बल ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होती है, और इसका विद्युतवाहक बल इधर होता है, ठीक है। तो ये E1 हुआ, ये E2 हुआ। देखिए ये बैटरी इसका में समांतर क्रम में जुड़ी है। ये बैटरी जो है इसका ऋण प्लेट और इसका ऋण प्लेट, दोनों का ऋण प्लेट एक ही से जुड़ा हुआ है, तो ये समांतर क्रम में है। इस कंडीशन में इसका विद्युतवाहक बल इस दिशा में होगा और इसका विद्युतवाहक बल इस दिशा में होगा। यानी AB के बीच विभवांतर पूछता है, तो AB के बीच विभवांतर कितना होगा, तो दोनों का दिशा विपरीत है, इसलिए अधिक में से कम को घटा देंगे। यानी 2B में से 1B घटाएंगे, यानी तो हमारा पास आएगा 1 वोल्टेज। AB के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। अगर हाँ ये इस कंडीशन में है, यदि अगर ऐसे जुड़ा हो, यानी बैटरी जो है ऐसे जुड़ी हो, ये 2 वोल्ट की 1 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 वोल्ट की बैटरी है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, यानी E1 की दिशा इधर, E2 की दिशा इधर, दोनों को दिशाएं एक ही तरफ है। यानी इस बैटरी का पहले बैटरी का धन सिरा दूसरे बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ दी गई है, तो इसे श्रेणी क्रम कहेंगे। यह श्रेणी क्रम है। इस कंडीशन में विद्युतवाहक बल जो होगा A और B के बीच, A और B के बीच जो विद्युतवाहक बल होगा, यानी 1+2 यानी 1B और +2B यानी 3B होगा, यानी 3 वोल्ट होगा। जब सभी बैटरियों का विद्युतवाहक बल एक ही दिशा में हो तो जोड़ देते हैं, यदि विद्युतवाहक बल विपरीत दिशा में हो तो अधिक में से कम को घटा देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर समझ में आया है। अगला सवाल है, ओम के नियम का सत्य है। तो अगला सवाल बोला है कि ओम का नियम सत्य है। पहला विकल्प दिया है केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल धात्विक चालकों के लिए। अगला विकल्प देखिए केवल अधात्विक चालकों के लिए। अगला विकल्प है केवल अर्ध चालकों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। इनमें से यही चुनाव लेना है। तो नहीं, केवल धात्विक चालकों के लिए होगा। आपने पहला विकल्प माना केवल धात्विक चालकों के लिए। हाँ, 13 नंबर। ओम का नियम केवल चालकों के लिए कार्य करेगा। भी अनुपाती आई यानी भी इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए कार्य करता है। यानी ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए कब, वो भी भौतिक परिवर्तन न हो तब। यदि किसी चालक को गर्म या ठंडा न किया जाए, यानी उसमें भौतिक परिवर्तन न हो, तो उसमें बहने वाली धारा उसके विभवांतर के अनुपाती होता है ना। जो ओम के नियमों का पालन करता है उन्हें ओमीय परिपथ कहते हैं, और जो ओम के नियमों का पालन नहीं करता है उन्हें अनओमीय परिपथ कहते हैं। जो ओम के नियमों को पूर्णतः पालन करता है उन्हें ओमीय परिपथ कहते हैं, और जो ओम के नियमों को पूर्णतः पालन नहीं करता है उन्हें अनओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो ओम के नियमों को पूर्णतः पालन करता है उन्हें ओमीय परिपथ कहते हैं, और जो ओम के नियमों को पूर्ण पालन नहीं करता है उन्हें अनओमीय परिपथ कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी ओमीय परिपथ क्या है, तो जिस परिपथ में, यानी देखिए V बाई आई बराबर R, जिस परिपथ में V और I का अनुपात नियत होता है वह ओमीय परिपथ है। जिस परिपथ में V और I का अनुपात सदैव नियत होता है उन्हें ओमीय परिपथ कहते हैं, और जिस परिपथ में V और I का अनुपात नियत नहीं होता है उन्हें अनओमीय परिपथ कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी धात्विक चालकों में ओमीय परिपथ होता है, यानी धात्विक चालक ओम के नियम के लिए सत्य है, जबकि अर्धचालक या कुचालक ओम के नियमों के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, सारी चीज बताया जाएगा। अगला सवाल है, ओम के नियम के लिए धारा आई विभवांतर भी और प्रतिरोध आर में संबंध। यानी ओम के नियम के लिए धारा आई विभवांतर भी, यानी धारा आई विभवांतर भी और प्रतिरोध आर में संबंध। तो आपने पढ़ा है भी अनुपाती आई, तो भी इक्वल टू आई आर। यानी इस कंडीशन में ओम के नियम में जैसे विभवांतर है, धारा है, विभवांतर है और प्रतिरोध है, इसका ये हो जाता है भी बराबर आई आर। ये आपका संबंध रहा। अगला है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई के तिगुनी कर दिया जाए। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई के तिगुनी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो देखिए आपका ये सूत्र है R2 बराबर N स्क्वायर R1। किसी भी तार की अगर लंबाई दोगुनी, तिगुनी, चारगुनी या आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो इस सूत्र पर होगा, उसका नया प्रतिरोध हो जाएगा R2 बराबर N स्क्वायर R1। अगर किसी तार की लंबाई दोगुनी, तीनगुनी या चारगुनी या आधा, तिहाई कैसे भी कर दिया जाए, उसके लिए फार्मूला ये लगेगा R2 बराबर N स्क्वायर R1। अगर आपका यहाँ तिगुनी है तो देखिए N की जगह पर 3 रखेंगे। किसी चालक की लंबाई उसके प्रारंभिक लंबाई का 3 गुनी कर दिया गया है तो उसका नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो आप N की जगह पर 3 रखेंगे, 3 का वर्ग है गुणे R1। अब यहाँ से हो जाएगा तितली का 9 R1, उसका चालक का प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध अगर किसी
चालक का प्रतिरोध 3 गुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध 9 गुना आ जाए। किसी चालक की लंबाई 3 गुनी कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध 9 गुनी हो जाएगा। समस्या है। यदि किसी चालक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए, यदि किसी चालक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध 16 गुनी हो जाएगा। कोई दिक्कत? यदि किसी चालक की लंबाई आधी कर दिया जाए, यानी n बराबर आधी कर दिया जाए, तो 1/2 का वर्ग इंटू R1, 1/4 R1। यदि किसी चालक की लंबाई को आधी कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध चौथाई हो जाएगा। किसी को समस्या? यानी आपका ये सूत्र रहा, यानी n² R1। ठीक है। अब आइए अगला सवाल है, ओम के नियम का पालन करने वाले धात्विक चालक निम्न में से किस ग्राफ का अनुसरण करते हैं? तो ओम के नियम का पालन करने वाला, अब देखिए आपका पहला सूत्र है। इससे पहले देखिए आपका ये धारा है और ये समय है t। अगर ये देखिए, अगर ऐसे चल रहा है तो ये देखिए ये धारा और समय बदलाव नहीं ले रहा है। ये जो है ओम के नियमों को पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि समय बढ़ रहा है लेकिन धारा नहीं बढ़ रही है। अब धीरे धीरे जो है कंडीशन यहाँ पर इस बिंदु पर समय के साथ धारा नहीं बढ़ रही है, समय के साथ धारा नहीं बढ़ रही है। अब यहाँ धारा धीरे धीरे विकास करे। अंत में आपका अब देखिए कंडीशन है कि समय रुक गया है और धारा बढ़ रही है, ऐसा कभी संभव नहीं है। यानी इस कंडीशन में ये ओम का नियम का पालन नहीं करेगा। अगला सवाल है, अरे अगला इसमें है कि ऐसे आ रहा है तो यहाँ पर देखिए समय, यहाँ से देखा जाए तो समय घट रहा है, समय घट रहा है, धारा भी घट रहा है। समय बढ़ने के साथ धारा घट रही है, तो ये भी अनुपात निश्चित नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पर कंडीशन है, ऐसे ऐसे कंडीशन किया है तो यहाँ पर धारा और समय का अनुपात नियत नहीं है, यहाँ भी गलती है ना? ये भी नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर विभवांतर, अगर विभवांतर दे दे यानी v, तो इस कंडीशन में देखिए ये आपका अगर सीधी रेखा चले तो ये ओम के नियमों को पालन कर रही है, ये ओम के नियमों को पालन कर रहा है। I और V का अनुपात ओम के नियमों को पालन कर रहा है। ठीक है, ये सत्य है आपका। अगला सवाल है, प्रतिरोधक मात्रक होता है, तो प्रतिरोधक मात्रक ओम होता है। ठीक है, यानी प्रतिरोध आपने पढ़ा तो V अनुपात I, यानी V = IR। यहाँ से देखा जाए तो V/I बराबर R, यानी यहाँ पर देखा जाए तो R बराबर V/I। V का मात्रक वोल्ट और धारा के मात्रक एम्पियर। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसको ओम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धारा प्रतिरोध का मात्रा वो वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। प्रतिरोध एक धारा नियंत्रक कार्य करता है। प्रतिरोध जो है एक धारा नियंत्रक कार्य करता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाना है तो चालक की लंबाई को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। यदि चालक का मोटाई घटा देंगे तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। यानी चालक की मोटाई को कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। चालक को लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। यानी पतले तार में प्रतिरोध ज़्यादा होता है और मोटे तार में प्रतिरोध कम होता है। यहाँ पर लंबे तार में प्रतिरोध अधिक होता है और छोटे तार में प्रतिरोध कम होता है। यानी याद रखिएगा कि धारा नियंत्रक का कार्य केवल प्रतिरोध करता है। ठीक है, अगला है 1.5 एम्पियर। अगला आपका सवाल रहा, यानी 1.5 ओम प्रतिरोध के 1.5 ओम प्रतिरोध है, प्रतिरोध R से दर्शाते हैं।
1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है। अगला सवाल है 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए सिरों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। यानी आपको विभवांतर पूछा है, यानी किसी परिपथ में 1.5 ओम प्रतिरोध है, किसी परिपथ में 1.5 ओम प्रतिरोध है, उसमें 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए उसके सिरों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। यानी इस कंडीशन में सूत्र पढ़ेंगे V = IR। तो यहाँ पर I की जगह पर 1.5, R की जगह पर 1.5, यानी ये हो गया 2.25 एम वोल्ट। ठीक है, यानी आपने गुणा कर दिया। इस कंडीशन में विभवांतर इतना हो जाएगा। अगला सवाल है, यानी किसी धातु के तार के विद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो किसी तार के विद्युत प्रतिरोधकता केवल प्रकृति पर निर्भर करती है। किसी तार का विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। शांत रहिए। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं, वो केवल चालक के प्रकृति पर यानी पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसी पदार्थ के केवल प्रकृति पर निर्भर करती है, लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, यानी भिन्न भिन्न धातुओं के लिए विशिष्ट प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होता है। एक ही धातु के बने अन्य चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध समान होता है। जैसे आप चांदी के अनेक तार बना दीजिए, उनका सभी का विशिष्ट प्रतिरोध समान होता है। किसी को प्रॉब्लम है? यानी अगला सवाल है, जैसे 22 नंबर है। देखिए इस कंडीशन में देख लीजिए, यदि 5 प्रतिरोध यदि 5 प्रतिरोध जिनके मान 1/5 ओम है, यदि 5 प्रतिरोध है जिनके मान 1/5 ओम है, 5 प्रतिरोध है जिनके मान 1/5 ओम है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और 5 प्रतिरोध है R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 बराबर 1/5 ओम। यदि 5 प्रतिरोधक है और पांचों का प्रतिरोध 1/5 ओम है, और यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं सीधा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। यदि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। इस कंडीशन में 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 आपने लसन निकाला, 5 हुआ, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 5/5, यानी आपका 1 आ गया, यानी R बराबर 1 ओम। यदि 5 प्रतिरोध जिनका प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है, अगर उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनका प्रतिरोध 1 ओम आ गया। किसी को समस्या है? आगे देखिए 21 नंबर सवाल दिया है, यानी R1 एवं R2 दो प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध बताइए। जैसे R1 एवं R2 दो प्रतिरोधक है और समांतर क्रम में जुड़े गए हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। यदि R1 और R2 दो प्रतिरोधक है और इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए 1/में R बराबर 1/में R1 प्लस 1/में R2। आपने लसन ले लिया R1 × R2, ठीक है, आपने R1 से भाग दिया, R2 निकला, फिर R2 से भाग दिया, R1 निकला, 1/R। अब यह R का निकालना है तुल्य प्रतिरोध, ये उलट देंगे तो R बराबर R1 × R2 में R1 प्लस R2, ये आपका विकल्प रहा। ठीक है, यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 R2 में R1 प्लस R2। किसी को समस्या है? अब अगला सवाल है, 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे समांतर क्रम में जोड़े गए हैं।
4 ओम के 4 प्रतिरोधक है, 4 ओम के 4 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जब 4 ओम के 4 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम में जोड़ दीजिए 1/4 1/4 1/4, यानी ये हो गया R। यानी अगर 4 प्रतिरोध है और चारों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है और इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो आप उलट के जोड़ेंगे। इस कंडीशन में आपका लसा हो जाएगा 4 1 + 1 + 1 + 1, यानी अब देंगे ये 4/4 यानी 1/, यानी 1 हो